नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग डेली यहाँ पर डिटेल से करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई। दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र की जो स्थापना है वो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में की गई है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में 29 जून को 500 मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल किया गया। सरकार ने बाकायदा इसके लिए 70 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं अपने बजट से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बनेगा। लास्ट टाइम जब उत्तर प्रदेश में पहली बार जब प्लाज्मा थेरेपी पहली बार हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो उस वक्त मैंने आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया था। तो आप में से किसी ने कमेंट किया था कि प्लाज्मा थेरेपी हमको समझ में नहीं आई कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी तरफ से आपको समझा दूँगा, ठीक है। सो जो ये तकनीकी होती है, बेसिकली हमारा जो खून होता है वो मुख्यतः 4 चीज़ों से बना होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं हमारे खून में होती हैं। इसमें प्लाज्मा जो है वो खून का तरल हिस्सा होता है। इसकी मदद से ही ज़रूरत पड़ने पर जो एंटीबॉडीज़ है वो बनती हैं, ठीक है। कोरोना अटैक के बाद शरीर वायरस से लड़ना शुरू करता है। एक बार जैसे ही हमारे शरीर में कोरोना वायरस गया तो हमारा शरीर जो है उससे लड़ने की कोशिश करता है ना। तो ये जो लड़ाई होती है ये एंटीबॉडीज़ लड़ती हैं, जो प्लाज्मा की मदद से ही बनती हैं। अगर शरीर पर्याप्त एंटीबॉडी बना लेता है तो कोरोना हार जाएगा, और अगर एंटीबॉडी पर्याप्त नहीं बना पाता है तो आदमी हार जाएगा, जिसको हुआ है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो सकती है। मरीज के ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ शरीर में ही रहते हैं, जिन्हें डोनेट किया जा सकता है। तो जिन लोगों का एक तरीके से कह सकते हैं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उन पे जब प्लाज्मा थेरेपी जो है जब वो रिकवर हो गए हैं तो उनका जो प्लाज्मा था उसको एंटीबॉडीज़ जो थी उनको निकाल के दूसरे के शरीर में डाला जा रहा है जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसको हम थोड़े से खाने से अटैच्ड करते हैं सीधे सीधे, क्योंकि हमको खाने वाली चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। थोड़ी देर के लिए जैसे हम लोग पकौड़ियाँ तलते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आप तेल गरम करते हो कढ़ाई में, तो स्टार्टिंग में जब आप पहली बार पकौड़ी निकालने जा रहे होते हो, तो जब तेल आपने रखा होता है, जब तक तेल गरम नहीं होता तो उसमें अगर आप पकौड़ियाँ डालेंगे तो देखिएगा वो बड़ी अजीब सी होंगी, ठीक है। लेकिन एक बार अगर तेल गरम हो गया तो उसके बाद आप फटाफट उसमें फटाफट जो है उसमें बेसन जिसकी भी बना रहे हैं वो डालिए और पकौड़ी बन के आपके तैयार हो जाएगी बस कुछ ही सेकंड में। यानी कि एक बार तेल गरम हो गया तो उसके बाद आप फटाफट काम कर सकते हैं। जब तक तेल गरम नहीं होगा तब तक आपको वेट करना होगा और इंतज़ार करना होगा एकदम परफेक्ट टाइमिंग की। तो वैसे ही जो है हमारे खून में भी होता है, ऐसी ये एंटीबॉडीज़ वाली प्रक्रिया भी होती है। एक बार एंटीबॉडीज़ शरीर में बन गई तो उसके बाद जिसके शरीर में एंटीबॉडीज़ होगी कोरोना से लड़ने की, उससे के शरीर से निकालकर दूसरे के शरीर में डाल दी जाएगी जो पॉजिटिव व्यक्ति है। तो पॉजिटिव व्यक्ति के शरीर में भी वो एंटीबॉडीज़ काम करेगी और उसको नेगेटिव बना देगी, यानी कि वो आसानी से जो है रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो बस कुछ इसी तरीके की ये प्रक्रिया होती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और अगर फिर भी नहीं आई तो बताइएगा, हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से डिटेल से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। सो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल स्टैटिक्स डे, तो ये मनाया जाता है हर साल 29 जून को। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो दिवस है ये भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर PC महालनोबिस के जयंती के अवसर पर बनाया जाता है। आपने इनका, जब आप दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं तो आपने इनका नाम जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। इन्होंने ही जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो पूरी मसौदा था, जो पूरा योजना थी, उसको जो है तैयार करने में मदद की थी, ठीक है, प्रोफेसर PC महालनोबिस ने। तो याद रखिएगा, इन्हीं की जयंती के अवसर पे हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को बताया जाए कि हमारी जो रोज़ाना की जो ज़िंदगी है, इसके अलावा जो विकास कार्य हैं उनमें स्टैटिक्स की क्या भूमिका है। ओके, याद रखिएगा 29 जून को ये दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया गया। किल कोरोना नामक जो अभियान है वो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अभियान है इसके तहत घर घर सर्वेक्षण कर कोविड-19 के साथ ही अन्य बीमारियों से संबंधित जानकारियाँ जुटाई जाएंगी लोगों की। आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो है वो ऐसे लोगों पे ज़्यादा अटैक कर रहा है जो पहले से ही बीमार है, उनको किसी भी तरीके की बीमारी हो उन पे जो है ये कोरोना वायरस ज़्यादा उनके लिए खतरा है। तो यहाँ पर किल कोरोना नाम का एक अभियान चलाया गया है ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो पहले से ही बीमार हैं, और उससे जो है लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कोविड-19 से बचाने में सरकार अपनी पूरी रणनीति तैयार कर सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, राज्यपाल लालजी टंडन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर मैप है हमारे पास तो मैप देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश स्थित है। गुजरात की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से लगती है। इसी तरीके से राजस्थान की सीमा भी मध्य प्रदेश से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है और महाराष्ट्र की सीमा भी लगी हुई है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो आप इन राज्यों के नाम याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। किसी भी प्रदेश का नाम दे दिया जाएगा, किसी भी राज्य का, और आपको बताना होगा कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो आपको तभी पता होगा जब आप डेली मैप इसी तरीके से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जून 2020 में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि मध्य प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं, तो लालजी टंडन की जो तबीयत है वो काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से वो लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पर राज्यपाल की ज़रूरत थी, तो इसीलिए जो है मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है वो आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है। आनंदीबेन पटेल कौन से राज्य की राज्यपाल हैं ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जून 2020 में किस देश के स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर एक आतंकी हमला हुआ है। 4 आतंकवादियों ने पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर हमला किया है। ठीक है, तो 4 के 4 आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा इसमें कई नागरिकों की भी मौत हुई है। जब तक मैं ये क्वेश्चन बना रहा था तो टोटल 11 लोग की मौत की खबर थी, लेकिन उसमें से कई लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे जिनकी हालत गंभीर थी, तो उन लोगों की भी जो है मृत्यु होने की काफ़ी संभावनाएं यहाँ पर देखी गई। लेकिन जो 4 आतंकी थे जिन्होंने हमला किया था वो 4 के 4 यहाँ पर मारे गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां है कि जून 2020 में बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि पंजाब। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है बिनी महाजन। यह 1987 बैच की IAS अधिकारी है ये मुख्य सचिव। इससे पहले पंजाब के जो थे उनका नाम था करण अवतार सिंह, जो कि 31 अगस्त को रिटायर होंगे। तो अभी इनके रिटायरमेंट का टाइम है, लेकिन फ़िलहाल में जो पंजाब सरकार है उसने बिनी महाजन को जो है मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करने की यहाँ पर जो है मतलब मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल यहाँ के VP सिंह बदनौर हैं। इसके बाद यहाँ पर से मैप में देख लेते हैं, भारत के कोने में पंजाब है, राजस्थान से जो है पंजाब की सीमा लगती है, हरियाणा से लगती है, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से भी पंजाब की सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। बाकी आप लोग सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान के साथ भी पंजाब जो है अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि जून 2020 में फ़ोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ICICI बैंक के साथ। अभी रिसेंटली फ़ोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। इसके द्वारा जो फ़ोनपे के जो यूजर हैं वो ICICI के साथ साथ यस बैंक के हैंडल के साथ कई UPI ID जो है बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि ये यस बैंक के साथ पहले ही जो है समझौता कर चुका था फ़ोनपे। अभी रिसेंटली ICICI बैंक के साथ भी समझौता किया है।
तो जो लोग फ़ोनपे के जो यूज़र होंगे वो जो है कहीं यूपीआई आईडी जो है बना सकते हैं अपनी, ठीक है, ये समझौता हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों बैंकों का नाम आप याद रख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक के साथ समझौता हुआ है। हालांकि यस बैंक के साथ पहले हो चुका है, जून में जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है फ़ोनपे ने। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किस देश ने G7 देशों में, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किस देश ने G7 देशों में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध किया है। यानी कि G7 देशों का जो समूह है उसमें दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध कौन से देश ने किया है? बी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि जापान ने। अभी रिसेंटली जापान ने दक्षिण कोरिया को G7 देशों के समूह में शामिल करने का जो अमेरिका का जो प्रस्ताव था उसका विरोध किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल हैं। इसमें अगर हम एशिया की अगर बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप से सिर्फ जापान जो है G7 देशों का सदस्य है। इस साल जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2020 में, मतलब पिछले महीने जो है ये प्रस्ताव दिया था कि G7 देशों में भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी जो है शामिल किया जाए G7 शिखर सम्मेलन में, जो कि होने वाला था इसी महीने, ठीक है। लेकिन अब जो है मतलब कोरोना वायरस की वजह से ये हो नहीं पाया, तो सितंबर माह जो है मई G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें जो है ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी शामिल होगा। तो दक्षिण कोरिया के नाम को लेकर जो है यहाँ पर जापान ने विरोध किया है, ठीक है। जापान नहीं चाहता है कि दक्षिण कोरिया भी G7 देशों का जो सम्मेलन है उसमें हिस्सा ले। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सो माइकल मार्टिन अभी रिसेंटली कौन से देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आयरलैंड के। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो सिंपल सा है, याद रखिएगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिखा नहीं है कि कितनी उनको अभी जो चुनाव हुए उसमें कितनी सीटें उनको मिली, ठीक है। तो मैंने वो लिखा नहीं है जानबूझ के, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं बनता, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आएगा। तो ये आप याद रखिएगा, माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, मुद्रा है यूरो। और आयरलैंड है कहाँ पर? तो ये अपना इंडिया है। अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आयरलैंड पड़ेगा। अगर हम इस एरिया को थोड़ा सा जूम करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के बगल में ही है ये, तो आप यहाँ पर से देखेंगे डबलिन इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये जो है ये है आयरलैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा माइकल मार्टिन जो है वो नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं आयरलैंड के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की कि जून 2020 में के सैलजा को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे पर पैनल चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर मिला। हमको बताना है कि जो ये के सैलजा जी हैं ये कौन से राज्य की जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि केरल। आपको पता होगा कि केरल में जो है मतलब भारत का जो पहला केस था कोरोना वायरस का वो केरल में ही पाया गया था, ठीक है। तो केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है के सैलजा। अभी इनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे पर जो चर्चा हुई थी कोविड-19 से रिलेटेड, पैनल का जो चर्चा का जो टाइटल था वो था ऑन द फ्रंट लाइन पब्लिक सर्वेंट एंड द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसमें जो है उन्होंने मतलब ये इस टाइटल के साथ जो चर्चा हुई थी उसमें जो है के सैलजा जी को हिस्सा लेने का, बोलने का मौका दिया गया था। तो इसमें उन्होंने मतलब जो है जो केरल मॉडल है, जिसने केरल मॉडल कह सकते हो आपकी एक सबसे देश में जो है सबसे शानदार तरीके से जो है केरल ने काम किया कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो किस तरीके की तैयारियां इसने की हैं वही सब बताने के लिए के सैलजा जी को यहाँ पर मौका दिया गया इसमें पैनल में शामिल होने के लिए। तो भारत से एकमात्र जो व्यक्ति इसमें शामिल थे वो थे के सैलजा जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे पैनल पर एकमात्र भारतीय जिन्होंने हिस्सा लिया था के सैलजा जी, ठीक है। सिर्फ इनको जो है संयुक्त राष्ट्र ने आमंत्रित किया था बोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाया जाएगा? सो संकल्प पर्व जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक वृक्षारोपण अभियान है जिसके तहत सभी कार्यालय, प्रमुख संस्थानों को इसमें शामिल किया जाएगा और जो कर्मचारी हैं उनको
पौधे वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो 28 जून से 12 जुलाई तक ये जो संकल्प पर्व है वो मनाया जाना है। ठीक है, और इसके तहत मुख्यतः संस्कृति मंत्रालय ने 5 पौधों जिसमें बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के जो पेड़ हैं वो लगाने की सिफारिश की है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अच्छे होते हैं। हालांकि जिन लोगों को ये 5 के 5 पौधे नहीं मिल पाए वो जो है कोई किसी अन्य पौधे का भी जो है यहाँ पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जून 2020 में विश्व बैंक ने भारत में गुणवत्ता और स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर होगा, यहाँ पर रुपए नहीं डॉलर कर लीजिएगा इसको, कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 500 मिलियन डॉलर। अभी रिसेंटली विश्व बैंक ने भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में सुधार के लिए 500 मिलियन डॉलर, जो कि रुपये में 3700 करोड़ रुपए होते हैं, इतने ऋण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने 6 राज्यों जिसमें कि राजस्थान, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है, इनके 15 लाख स्कूलों में पढ़ रहे 6 से 17 वर्ष की उम्र के 25 करोड़ जो विद्यार्थी हैं और 1 करोड़ से जो अधिक शिक्षक हैं वो इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ऋण दिया गया है ये स्टार्स एक कार्यक्रम है, जो कि भारत सरकार की जो है विश्व बैंक के साथ वाला ये कार्यक्रम है। स्टार्स का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। तो ये जो कार्यक्रम है इसके तहत ये ऋण दिया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में की गई थी। इसके द्वारा विश्व बैंक भारत सरकार को सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण को अधिक लचीलापन जो है प्रदान करता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत सरकार की मदद करता है ताकि सभी लोगों को शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो ये स्टार्स प्रोग्राम के द्वारा ही जो है विश्व बैंक ये सुविधाएं प्रदान करता है भारत को। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि जून 2020 में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ई वाला, यानी कि वसीम जाफर। वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। सो आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर दिया था ऑप्शन ई वाला, और ये बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जून 2020 में किस राज्य में गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने का फैसला किया गया है। इंदिरा रसोई योजना का जो शुभारंभ है वो कौन से राज्य में करने का फैसला किया गया है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।